डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SVM में। मैं निकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग BPSC TRE 3 के लिए जो PGT पॉलिटिकल साइंस है उससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और इस सेट नंबर 8 है। याद रखिएगा, BPSC जो बिहार शिक्षक बहाल है, जो कक्षा 11 से 12 के लिए राजनीतिक विज्ञान के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में ये जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हैं उन्हीं के दिशा निर्देश में इसको तैयार किया गया है, जिसको हम लोग लगातार सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अलावा तमाम सॉल्व पेपर हैं और अनसॉल्व पेपर भी, उसको भी सॉल्व करें कि किसी तरह से भी आपकी किसी प्रकार की तैयारी छूट न जाए। तो तमाम जो आपके BPSC TRE 1 TRE 2 का जो PGT का पॉलिटिकल साइंस का पेपर उसको भी सॉल्व किए, DSSP का और UP PGT का भी सॉल्व किए, ताकि आप ये समझ सकें कि पेपर का पैटर्न क्या है, टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, चाहे वो इजी हो, चाहे मॉडरेट हो या हार्ड हो या डिफ़िकल्ट हो। इसमें तो कोई ऐसे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको नेट के लेवल के, एकदम कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो फैक्चुअल हैं। तो उसी क्रम में आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये प्रैक्टिस नंबर 8 है, जिसको इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक समुदायवादी या कम्युनिटेरियन विचारक नहीं है। कौन सा इसमें से समुदायवादी विचारक नहीं है, ये आपको हमेशा याद करके रखना है। कौन समुदायवादी है या कौन सा आपका आधुनिकतावादी है, आदर्शवादी है या अराजकतावादी, ये सब आपको याद रखना है। तो कौन सा, देखिए कौन सा इसमें से समुदायवादी विचारक नहीं है। तो आपके जो मैकेंटायर है और माइकल वॉल्जर, माइकल सेंडल, मैकेंटायर, सेंडल और वॉल्जर तीनों ही समुदायवादी विचारक हैं, लेकिन कार्ल पॉपर जो है ये समुदायवादी विचारक नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन समानता को बैंची दर्शन मानता है। तो समानता को बैंची दर्शन कौन मानता है, आप बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RS ब्राउनी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का महत्वपूर्ण निहितार्थ नहीं है। न्याय का महत्वपूर्ण निहितार्थ कौन सा इसमें से नहीं है, ऑप्शन देखिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसकी जड़ें सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में है। बिल्कुल गलत है, इसका न्याय का अर्थ ये नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन अपने मनुष्य की आर्थिक तार्किकता के सिद्धांत को न्याय की अवधारणा से संबद्ध करने का प्रयास करता है। कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, J.W. चैपमैन। 5 देखिए, कौन ये तर्क देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप गंभीर खतरा है। फ्रेडरिक हेयर, लेस्ले, गैल्ब्रेथ या मिल्टन फ्रीडमैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिल्टन फ्रीडमैन। किस फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतक ने संप्रभुता को रिपब्लिक की पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है, कौन था। तो याद रखिएगा कौन है, तो ये आपके बोधा महोदय। इन्होंने, बोधा ने 1576 में अपनी पुस्तक, जो इसकी पुस्तक है 1576 में प्रकाशित हुई 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में संप्रभुता की परिभाषा क्या दिया उसने, एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष तथा स्थायी शक्ति है, इस रूप में वो संप्रभुता को परिभाषित करता है। बी राइट आंसर होगा। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यह मत व्यक्त करता है कि संपत्ति इच्छापूर्ति के लिए आवश्यक है। कौन है, लास्की, मैकफरसन, मिल या कांट। तो ये होंगे आपके लास्की। निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है। सॉरेल, क्रोप्टकिन, ओपनहाइमर या G.D.H. कोल। ये है आपके क्रोप्टकिन। 9, बहुलवाद के समर्थक ये मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए, क्योंकि जितने बहुलवादी विचारक हैं संप्रभुता को विभाजित मानते हैं। क्यों, तो ऐसा इसलिए कि उनका मानना है कि यह शक्ति की उपज है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें ध्यान से आप देखिएगा, आपके हिसाब से कौन सा कथन गलत लग रहा है। तो राज्य की शक्ति मौलिक एवं प्राथमिक है, बिल्कुल नहीं, ये पहला ही गलत है। राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है, ये सही होगा। सरकार की सत्ता सीमित है, सही है। सरकार की प्रकृति क्षणभंगुर है, सही है। तो इसका ये सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से नहीं निकाला गया है? तो 11th का कौन सा आंसर होगा? तो 11th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि ये समुदाय स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि किसने कहा कि संपत्ति चोरी का परिणाम है? संपत्ति चोरी है, किसने कहा? तो कहने वाले आपके बेहद महत्वपूर्ण कथन है। कई बार पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है प्रैक्टिस सेट से लेकर सॉल्व पेपर में। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको याद होगा कि संपत्ति चोरी है, ये संपत्ति चोरी का परिणाम है, कथन प्रोधो का है। 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की प्रकृति का सही विशेषता है? संघर्ष का समाधान, संघर्ष का दमन, सर्वहित या सार्वजनिक शक्ति? ये होगा सर्वहित। 14 देखिए, ऊपर से क्रांति की अवधारणा का समर्थन किसने किया है? लेनिन, माओ, स्टालिन या ग्रामसी? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग्रामसी, डी राइट आंसर होगा ग्रामसी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रजातंत्र के अनुभवात्मक सिद्धांत के बारे में क्या सही है? कौन सा कथन सही है? कि यह शास्त्रीय सिद्धांत का रूपांतरण है, या यह शास्त्रीय सिद्धांत का विकृत रूप है, या यह शास्त्रीय सिद्धांत का रूपांतरण नहीं है, या शास्त्रीय सिद्धांत की पुनरावृत्ति है? तो अनुभवात्मक सिद्धांत के बारे में कथन सत्य है कि यह शास्त्रीय सिद्धांत का विकृत रूप है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र को मानवता का कृत्रिम विभाजन मानता है? तो राष्ट्र को मानवता का कृत्रिम विभाजन कौन मानता है? तो याद रखिएगा फांसीवादी। 17, प्रजातांत्रिक सिद्धांत उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिसमें समाज के सभी सदस्यों की आवश्यक मानवीय सामर्थ्यों का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास हो। यह कथन या दृष्टिकोण कौन व्यक्त करता है या किसका है? याद रखिएगा, ये कथन आपका सेबी मैकफर्सन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इनकी पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है, डेमोक्रेटिक थियरी एसेस इन रिट्रीवल, जो कि 1973 में प्रकाशित हुई। डेमोक्रेटिक थियरी एसेस इन रिट्रीवल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करने वाला कौन है? तो है आपको सीधा प्रश्न है ये है जीन जैक रूसो। 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें सही कथन होगा कि क्रांतिकारी समाजवाद साम्यवाद है, डी राइट आंसर है। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभिजनवादी लोकतंत्र का समर्थक नहीं है? शुम्पीटर, सार्टोरी और रॉबर्ट डॉहल, ये तीनों ही अभिजनवादी सिद्धांत लोकतंत्र के समर्थक हैं, लेकिन जॉन रॉल्स इसका समर्थक नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इस अवधारणा से कि पूंजीवाद से समाजवाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किसका नाम संबंधित है? किसका नाम संबंधित है? वटमोर, हैबरमास, मार्क्यूज या शॉ, जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? 21 का आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट मार्क्यूज। 22, किसने कहा एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर दूसरे का शासन बनाए रखने का एक यंत्र है? तो 22 का आंसर होगा कौन सा? मार्क्स, लेनिन या माओ या ग्रामसी? तो ये कथन है आपका लेनिन का। 23, ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो है आपका कि शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, ये राइट आंसर होगा। 24 देखिए, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? कौन प्रमुख कारक है? तो इसका आंसर होगा वर्ग, सी राइट आंसर होगा। 25, राज्य स्वयं एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था?
तो राज्य स्वयं में एक साध्य है, ये विचार किसने व्यक्त किया? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादियों ने। 26 निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारक द ईगल ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? द ईगल ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से कौन जाना जाता है? और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हैं आपके कौन? रोजा लग्जमबर्ग, ऑप्शन ए। किस रूप से के समाजवादी यह मानते हैं कि अभिजन वर्ग यथा सभी दलों के राजनीतिज्ञ, लोक सेवक, वैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्री समाजवाद में शिक्षा द्वारा परिणत हो सकते हैं? तो 27 का आंसर क्या होगा? श्रमिक संघवादी या सामाजिक प्रजातंत्रवादी, क्रांतिकारी समाजवादी या फेबियन समाजवादी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सामाजिक प्रजातंत्रवादी। 28 को देखें, यह दृष्टिकोण की सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, किसने यह मत व्यक्त किया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं तुरंत बता देंगे, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे तो। प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, हरमन फाइनर? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जो किसने 158 देशों का संविधानों का अध्ययन किया, फिर उसके बाद सरकारों का प्रकार की व्याख्या की। 29 देखिए, कथन और कारण कि न्यायिक विवेचन की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना यूएस सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा शक्तिशाली है। सही है। यूएस से सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत पर अनुपालन करता है। सही है। बल्कि भारत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है, जो कि जापान से प्रेरित है। लेकिन यहाँ कौन सा है? विधि की उचित प्रक्रिया पे। तो दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जीडीएच कोल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक श्रम की निम्नतर स्थिति को रेखांकित करता है? कौन सा? तो है मजदूरी प्रणाली श्रम के निचोड़ को सीमित करती है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? किसने कहा मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? कार्ल पॉपर, एक्टन, लास्की या फुकुयामा? तो इसका आंसर होगा कार्ल पॉपर कहता है मार्क्सवाद खुले समाज का शोषक दुश्मन है। 32 देखिए, सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए तो सहभागिता मूलक लोकतंत्र मूलतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साधारण नागरिकों को सहभागिता पर बल देता है। यदि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अधिक अवसर मिलेंगे तो वे सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, राजनीतिज्ञों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे और शक्ति के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार का एकदम रोक देंगे। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिशासन नागरिकों को ज़्यादा और सक्रिय भाग लेना। 33 देखिए, निम्नलिखित में से किसे अधिरचना का सिद्धांतकार माना जाता है? आधार और अधिरचना का सिद्धांतकार कौन है? लेनिन, ट्रॉट्स्की, फैनन या ग्राम्सी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपको तो ये आपको 1 नंबर लगेगा, ये होगा लेनिन। क्वेश्चन नंबर 34 कि किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये होगा किसने? तो सर हेनरी मैन के द्वारा। 35 देखिए, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द का प्रयोग या उसकी प्रमुखता देता है? रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता देता है राज्य की बजाय, ठीक कौन है? तो ये हैं, आप बताइए। तो बेहद आसान भी है क्योंकि इसकी पुस्तक का भी नाम है द रिपब्लिक, तो है जीन बोधा। क्योंकि फ्रांसीसी विचारक जीन बोधा ने अपनी पुस्तक का नाम ही द रिपब्लिक रखा। उनका सर्वप्रमुख सिद्धांत संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत है, तो ऑप्शन ए बी राइट आंसर होगा बोधा। 36 कौन राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है? कौन राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है? तो है आपका प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, डिग्वी, तो होंगे प्लेटो। 37 देखिए, निम्न में से कौन एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है? आवधिक निर्वाचन, सुविज्ञ जनमत, स्वतंत्र प्रेस या दबाव समूह? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप।
किसने कहा यदि कोई सरकार नहीं है तो अराजकता होती है तथा राज्य समाप्त हो जाता है? किसने कहा? तो ये कथन है आपका ब्लंट्सली का, क्योंकि ब्लंट्सली का मानना है कि राज्य किसी निश्चित प्रदेश की राजनीतिक दृष्टि से संगठित होता है और उन्होंने आगे कहा कि यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िए। लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है? बिल्कुल नहीं, सरकार को श्रेष्ठ मानता है बल्कि राज्य को अधीन करता है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, ये कथन आपका सही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है या विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है या समस्त कानूनों से ऊपर है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, यानी संप्रभुता को सीमित करने वाला कौन हुआ? जॉन लॉक। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करने वाला जॉन लॉक, सीमित सरकार की बात करने वाला जॉन लॉक। 41, नीचे दिए गए अभिकथनों के दो स्थूल प्रकारों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है? हाँ, कौन सा दो कथन इसमें वर्गीकृत किया है? चलिए संगठित और निर्देशित करने वाले अभियान जो मूर्त लक्ष्यों और कार्यक्रमों के संबंध में व्यवहार करते हैं और अनौपचारिक संगठन और विस्तृत अभियान जो नैतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के संबंध में व्यवहार करते हैं। इनमें से किसने अभियान को इन दो स्थूल प्रकारों में वर्गीकृत किया है? विल्फ्रेड पेरेटो या कार्ल मैनहाइम, गिटानो मोस्का, नहीं गेंट्रो या मोस्का? ये होगा कथन इसका ए राइट आंसर होगा विल्फ्रेड पेरेटो। 42 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं इसमें से? याद रखिएगा कि रॉल्स ये जो कथन है उपयुक्तवादी सिद्धांत का प्रत्याग नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि उपयुक्तवाद सिद्धांत की आलोचना के रूप में या इसके प्रत्युत्तर में या इसके विरोध में उसने अपना जो सिद्धांत है थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन सी ये सुमेलित यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में क्या कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कि मनुष्य धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है? बिल्कुल सही। और मनुष्य नैतिक स्वतंत्रता खो देता है? बिल्कुल नहीं, केवल सी आंसर इसमें सही होगा। किसने कहा कि निर्धनता अपराध है और क्रांति की जननी है? तो किसका कथन है ये? तो ये कथन है आपका अरस्तु का। अगला प्रश्न ये मैच करना है आपको। तो एफ है की पुस्तक जो कौन सी? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। एफ ए की पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी और फ्रीडमैन की पुस्तक है लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी। बी और द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये हम्बोल्ट की, हिचनर और हम्बोल्ट की रचना है। और आर्थर रोजनबर्ग डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रतिपादन किया? व्यक्तिवाद का औचित्य नैतिक औचित्य किसने प्रदान किया? तो ये आपके कौन? तो ये आपके ऑप्शन डी लास्की में होता है। 47 देखिए, हॉब्स के लेवियाथन उपयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी कि समाज, राज्य एवं सरकार के लिए तीनों का सामूहिक नाम, या उसने समाज, राज्य को और सरकार को एक ही रूप दिया, कोई इसमें भेद नहीं किया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी होगा। कि सुन लीजिए कि हॉब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन में कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग राज्य के लिए करता है जो सामूहिक रूप से अस्तित्व में आता है। एक राज्य की स्थापना तब होती है जब अनेक मनुष्य एक दूसरे से ये समझौता करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार और सत्ता सौंप दो ताकि मनुष्य शांतिपूर्वक और दूसरों के विरुद्ध सुरक्षित रहे। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य की पूर्ण रूपेण तार्किकता है, यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया? तो राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है। आप बताइए। ये था आपका प्लेटो का मानना था, क्योंकि प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक रिपब्लिक में पूर्ण तार्किक और सुसंगत है। प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत भी उसकी प्रमुख मान्यताओं का तार्किक परिणाम है। आत्मा के 3 तत्व विवेक, साहस एवं क्षुधा है। सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दर्शन ही वह ज्ञान है जिसके माध्यम से शक्ति को तर्क के साथ जोड़ा जा सकता है। 49 देखिए, अध्यक्षीय सरकार में यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है? बिल्कुल नहीं। मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? बिल्कुल नहीं। या मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होता है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ये कथन सही है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, जैसा कि यूएस में है। 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार का समर्थक नहीं है? क्योंकि कौन सा एक इस विचार का समर्थक नहीं है कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है? कौन समर्थक नहीं है? तो ये क्रैब, ऑप्शन डी। 51, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महत्व कम हो गया है, ऐसा क्यों? तो इस कारण की उपभोक्तावाद के विकास के कारण, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ये मैच करना है आपको। तो टीएच ग्रीन क्या कहता है? तो टीएच ग्रीन कहते हैं कि तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं टीएच ग्रीन। देखिए इसमें कहीं सकारात्मक स्वतंत्रता है? तो ये होगा राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का उपयोग कर सकता है। लियोस्टॉस का क्या करना है? स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्वाभाविक है। स्पेंसर कानून को पाप तथा विधायक को पापी समझता है। और बेंथम राज्य की विधिशास्त्रीय सिद्धांत का समर्थक है। ऐसे होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? तो उसकी अध्यक्षीय सरकार की कौन सी विशेषता है? तो है आपके सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है। शक्ति पृथक्करण का अर्थ होता है कि शासन के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी दूसरे अंग के अधीन न हो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 54 देखिए कि किसने पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने की वकालत की? पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने की वकालत करने वाले कौन हुए? तो याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण, कभी भी आपको भूलना नहीं है और एक प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जेएस मिल। ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है। 55, 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग की नीति में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सम्मिलित नहीं थे? तो 55 का आंसर होगा द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पृथक पाकिस्तान की मांग। ये उद्देश्य उस टाइम सम्मिलित नहीं थे। तो डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, जयकर, केलकर तथा मुंजे के नेतृत्व वाली रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशनलिस्ट पार्टी किस पार्टी की एक गुट था? किस पार्टी का एक गुट थी? 56 का आंसर देखिए क्या होगा। याद रखिए ये स्वराज पार्टी का एक गुट था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, कांग्रेस ने किस वर्ष में संघ को इसके राजनीतिक रूप में भारत के लिए स्वीकार किया? 57 देखिए,
ऑप्शन सी होगा 1929 कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। याद रखिएगा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने घोषणा की कि देशी रियासतें शेष भारत से अलग नहीं रह सकती, इन रियासतों की तकदीर का फैसला सिर्फ वहाँ की जनता ही तय कर सकती है। ये 1929 में ही कह दिया था जब वो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? 58 दबाव समूह का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए होता है। बिल्कुल नहीं, निश्चित अवधि कभी कभी हो सकते हैं, ज़्यादा देर तक के लिए परमानेंट भी हो सकते हैं। कुछ दबाव समूह अस्थायी होते हैं जबकि कुछ स्थायी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। सभी दबाव समूह स्थायी होते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ अस्थायी। इसमें जो सही कथन होगा कि सभी दबाव समूह अस्थायी होते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने भारत के लिए प्रस्तावित किया था। तो कैबिनेट मिशन योजना भारत के लिए कौन सा प्रस्ताव लेकर आई, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देखिए, तो याद रखिए कि भारत कैबिनेट मिशन कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को पहुंचा। ये डेट आपको नहीं भूलना है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। तो इसका जो आंसर होगा 59 का वो होगा कि भारत के लिए क्या प्रस्तावित किया उसने कैबिनेट मिशन ने कि संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार दिया था। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? यानी 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है इसी को सांप्रदायिक पंचायत बोलते हैं या तक निर्वाचन जो बोलते हैं। इसकी विशेषता कौन प्रावधान इसमें क्या नहीं था? विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, सही है। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत था, इसकी विशेषता है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पहली बार इसमें दिया गया, भी सही है। और केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं, बिल्कुल ये गलत है, दिया गया है। तो डी गलत है, सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिटिकल पार्टीज A Sociological History of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए प्रश्न आपसे बार बार यही पूछा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का लेखक कौन है। इस पुस्तक का नाम केवल आधा है लेकिन पूरा पुस्तक ही है। इस पुस्तक के लेखक कौन है और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कहीं नोट कर लीजिए आप। इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट मिशेल हैं। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? संविधान सभा का सदस्य था लेकिन कांग्रेस पार्टी का नहीं था। वो कौन था? वो तो BR अम्बेडकर। इसलिए नहीं थे कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, केवल कांग्रेस ही उस समय उच्च प्रतिभाशाली नेतृत्व से शासित नहीं थी। नेता भी कई गैर कांग्रेसी यथा स्वतंत्र पार्टी सी राजागोपालाचारी, गैर कांग्रेसी दलित BR अम्बेडकर, समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव इत्यादि भी संविधान सभा के सदस्य बने। नेहरू जी की कैबिनेट में 5 गैर कांग्रेसी सदस्यों में से एक अम्बेडकर भी थे, ये भी याद रखना है। बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 63 किसने ब्रिटिश साम्राज्य की 1858 की उद्घोषणा को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी? किसने? गांधी जी, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये कथन था किसका? एनी बेसेंट महोदय का, जो कि भारत में होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। 64 देखिए लॉर्ड लिलिथगो जो कि 3641 के काल में चैटफील्ड समिति का गठन किया गया था। इस समिति का संबंध किससे था? चैटफील्ड जो कमेटी थी उसका संबंध किससे था? तो ये था इनका भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो अंतरिम सरकार की व्यवस्था की गई और अंतरिम सरकार जो है कब उसकी व्यवस्था की गई थी? तो याद रखिएगा इसमें कुल कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। और अंतरिम सरकार का जो गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 को, ये याद रखना है आपको, ठीक। और जिसके उपाध्यक्ष थे गवर्नर जनरल जवाहरलाल नेहरू थे। इस अंतरिम सरकार के इन्हीं के नेतृत्व में गठन किया, लेकिन इस गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी इसके उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
जिसको आप आम भाषा में प्रधानमंत्री बोलते हैं। 66 प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए और भी आप काम कर सकते हैं, जो भी करना हो उचित लगे आप कर सकते हैं, कहने की ज़रूरत न पड़े। 66 देखिए कि थॉमस रॉबर्टसन आयोग का गठन 1901 में किया गया था, यह किससे संबंधित थी? तो 66 का आंसर होगा कि ये रेल से संबंधित थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो गांधी इरविन समझौते में जो अपनी महत्वपूर्ण मध्यस्थता या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थे आपके सर तेज बहादुर सप्रू महोदय। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इसमें जो मुख्य जो पैरोकार साबित हुए वो तेज बहादुर सप्रू हुए। 68 देखिए कि प्रजातंत्र इसलिए वांछनीय है क्योंकि इसमें सकल संतुष्टि शासन की अन्य प्रणालियों की अपेक्षा बेहतर समाहित है। यह तर्क किसके द्वारा दिया गया? उदारवादियों, उपयुक्तवादियों, मार्क्सवादियों या समाजवादियों के द्वारा? तो ये तर्क दिया गया उपयुक्तवादियों के द्वारा। 69 देखिए निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति प्रदान की थी? अब देखिए आप बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 70 संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया? तो पंचायती राज में जो कुल विषय हैं वो कितने हैं आपके? जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है और ये संबंधित किससे? 11वीं अनुसूची से, बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें अनुच्छेद जो आपका 243 जी है, तो इसमें कुल कितनी प्रविष्टियाँ? 29 प्रविष्टियाँ, या पंचायतों को 29 प्रकार के क्षेत्राधिकार या इनसे 29 प्रकार के कार्यों को प्रदान किया गया। 71 देखिए यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? ये होंगे आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही होगा। 72 देखिए निम्न में से किसने संसदीय व्यवस्था की परिभाषा दी है कि संसदात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है? तो ये किसका कथन है? ये है ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए यह किसका कथन है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है? संघवाद को निरस्त कर दिया योजना आयोग ने, किसका कथन है? तो ये कथन है आपका अशोक चंद्रा का। 74 राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए, यह अनुशंसा की गई किस समिति के द्वारा? कि राज्यपालों को भी उनका क्या काम करना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। तो ये थे समिति ने, किस समिति ने सिफारिश की? ये थे आपके प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। 75 देखिए कि किसने यह टिप्पणी की है कि हमारे संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्याय पुनर्लोकन की उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच जो समन्वय किया वह हमारे संविधान के रचयिताओं की अनूठी उपलब्धि है? वही किसका है? ये एम.वी. पायले का कथन है। 76 देखिए कि संविधान की किस धारा के अनुसार केंद्रीय सरकार नए राज्यों का गठन कर सकती है? तो धारा 3 के अनुसार, ऑप्शन ए सही होगा। धारा 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका कार्यक्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, या किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। सब ये धारा किस में शामिल है? अनुच्छेद 3। आपको अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 को अवश्य पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, इसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा तैयार किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है
वो किन किन सदस्यों के द्वारा या उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग मतदान कर सकते हैं। क्या देखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ तो संसद के दोनों सदस्य कौन, केवल निर्वाचित, इसमें उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा या चाहे राज्यसभा के हों। क्वेश्चन नंबर 78 कि न्यायिक समीक्षा दर्शाती है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है। तो न्यायिक समीक्षा ये दर्शाती है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, तो बी राइट आंसर होगा। और ये जो है आपका अनुच्छेद जो 13 है उसमें इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 13 में कि 79 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया या बन गई। तो ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और आपसे बार बार पूछा जाता है, भूलना नहीं है। एक क्वेश्चन तो आप इसी से पूछ लीजिए, एक नंबर आप इसको पढ़ लेंगे, याद करेंगे तो एक नंबर आपका पक्का है, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। और किस अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया, अनुच्छेद 21A यानी अनुच्छेद 21 क में। ठीक, 86वें संविधान संशोधन कब आया ये भी याद रखिए, ये सन 2002 में आया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 80 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है या संवैधानिक सरकार की विशेषता नहीं है। संविधान सरकार सही है, अध्यक्षात्मक सरकार में भी सही हो सकता है, और संघीय सरकार, लेकिन श्रेणीतंत्र सरकार इसमें से इसकी विशेषता नहीं है, संबंधित नहीं है संवैधानिक सरकार से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था ये। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। और इसके अलावा भी हम तमाम सॉल्व पेपर हैं और भी प्रैक्टिस सेट और भी जो महत्वपूर्ण है आप देख ही रहे होंगे, और तमाम और भी जो राज्य के एग्जाम हुए पीजीटी स्तर के उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चैनल पर लगातार बने रहिए, आपका अधिकतम लाभ हो, जो कि बेंथम का सिद्धांत है, हम लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। बस आप अपना दिमाग स्थिर रखिए, पढ़ते रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए, कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, जो क्वेश्चन आ जाए वो छूटे ना। चलिए, सबका इन शुभकामनाओं के साथ कि आपका सिलेक्शन हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।